नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे शमशेर बहादुर सिंह की कविता एक पीली शाम। तो आइए देखते हैं। देखिए, इस कविता की अगर बात करें तो इसका रचना काल क्या है, 1953 ईस्वी में लिखी गई ये कविता है। इस कविता का प्रकाशन कौन से काव्य संग्रह में हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ कविताएं नामक काव्य संग्रह जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, उसमें इस कविता को संकलित किया गया। इस कविता में जिन भावों को काव्य रूप दिया गया है वो है इनकी पत्नी धर्मवती के जीवन के अंतिम क्षण। इनकी धर्मपत्नी जिनका नाम है धर्मवती, उन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी, जिसके कारण कि उनका जीवित रहना संभव नहीं हो पा रहा था। तो उनके जो अंतिम क्षण थे, उन अंतिम क्षणों की नीरसता, दुख, पीड़ा, उसकी अभिव्यक्ति इस कविता में की गई है। यहाँ पर एक पीली शाम प्रतीक है धर्मवती की ढलती हुई जीवन रूपी शाम की। इस कविता में कवि नए बिंब के माध्यम से सृजनात्मक सत्य को अभिव्यंजित करने का प्रयास कर रहे हैं। शाम में सूर्यास्त के समय सूर्य अतल में गिरता है, यानी वो ऐसे लगता है कि तल की ओर जा रहा है, और अतल में गिरने से पूर्व की भी एक अवस्था होती है जहां गिरने और नहीं गिरने दोनों के बीच की स्थिति है। ऐसी ही स्थिति धर्मवती के जीवन में भी आ गई है। तो इन्हीं अपनी पत्नी से वियोग के क्षणों को उन्होंने इस कविता में अंकित किया है या शब्दबद्ध किया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक पीली शाम कविता का शीर्षक भी है। पीली शाम से अभिप्राय क्या है कि वो शाम जो पीलापन लिए हुए है। पीलापन यहाँ किसका प्रतीक है? ये नीरसता का प्रतीक है, क्योंकि उनकी जो धर्म पत्नी है वो टीबी नामक बीमारी से ग्रस्त है। तो जो जीवन में एक प्रकाश होता है, देखिए सूर्य जब दिन में ऊपर होता है या शिखर पर होता है तो क्या है, चारों ओर कैसा वातावरण होता है, प्रकाश फैला होता है या प्रकाश में वातावरण होता है। लेकिन वही सूरज जब ढलने लगता है तो क्या होता है, शाम आने लगती है। और वो शाम कैसी है? नीरसता लिए हुए है, पीलापन लिए हुए है। तो यहाँ पर उनकी पत्नी के जीवन में भी वो शाम आ गई है जो पीली है, पीलापन लिए हुए है। जैसे पतझड़ में पत्ते पीले हो जाते हैं और पेड़ से अलग हो जाते हैं, यहाँ पर उनकी पत्नी का जीवन रूपी जो पेड़ है, उस पेड़ पर जो उनके प्राण रूपी पत्ते हैं वो अब अलग होने की कगार पर है, यानी वो किस ओर जा रही हैं? मृत्यु की ओर बढ़ रही हैं। आगे क्या कहते हैं? पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, या पतझड़ ऋतु में जरा यानी बहुत थोड़ा सा अटका हुआ पेड़ पर कोई पत्ता। शांत वातावरण कैसा है? बिल्कुल शांत है, किसी प्रकार की प्रखरता यहाँ वातावरण में नहीं है, बिल्कुल शांत वातावरण है। मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, लेकिन जो कवि की भावनाएं हैं उसमें तुम्हारा किसका? उसकी पत्नी का मुख कमल। मुख यानी उसका जो चेहरा है, कैसा? जो कमल के समान सुंदर था, अब क्या हो गया है? कृश हो गया है, मलान, हारा सा प्रतीत होता है। देखिए, लगभग शादी के 6 वर्ष बाद इनकी पत्नी टीबी से ग्रस्त हो गई हैं, और ऐसे में जो उनके सुख में बीते हुए दिन हैं, उन भावनाओं में वो जो प्रेम भाव थे उसमें पत्नी का मुख कैसे है? कमल के समान दमकता हुआ, खिला हुआ है। लेकिन अब वही कमल के समान सुंदर जो मुख है वो कैसा हो गया है? कृश हो गया है। कृश से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? बिल्कुल कमजोर हो गया है, कमजोर हो गया है। मलान यानी मैला हो गया है, और ऐसा लगता है कैसा? हारा सा प्रतीत हो रहा है, जैसे कि वो हार गया है। तो यहाँ पर थका हुआ कह सकते हैं, हारा सा, मलान यानी थका हुआ या मैला, थकावट के कारण यहाँ पर लिख सकते हैं थका हुआ हो गया है और हारा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। लेकिन एक समय था जब मुख कमल के समान सुंदर था, परंतु अब वो समय नहीं है। तो यहाँ उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है। इसके साथ साथ कि मैं हूँ वह मौन दर्पण में तुम्हारे कहीं। देखिए, कोष्टक में इस पंक्ति को डाला गया है। इनके जो
पीड़ा के भाव हैं, पीड़ा की अभिव्यक्ति है, वहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में ये अपनी बात कहते हैं कि मैं हूँ वह, कि मैं वही हूँ। मौन दर्पण, मौन यानी चुप, कुछ ना कह पाना। दर्पण यानी एक बिंब तुम्हारे कहीं, कि मैं एक तुम्हारे मौन दर्पण में, तुम्हारे मौन रूपी दर्पण में एक बिंब रह गया हूँ। बिंब यानी मैं वही हूँ, वह हूँ जो तुम्हारे कहीं। वर्तमान समय कैसा है? वर्तमान समय पीड़ा का समय है। ऐसे में कवि पत्नी के मौन और उनके भावों को समझ रहा है, उसकी चिंता को वो समझने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि पत्नी को ये पता है कि वो बचेगी नहीं। ऐसे में अपने पति के प्रति जो चिंता है वो शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाती है, बल्कि अपनी पीड़ा में वो मौन साध लेती है। उसी मौन में जो प्रतिबिंब पति का है, वो उस प्रतिबिंब के प्रति जो भाव हैं पत्नी के, उनको समझ पा रहा है। आगे कहता है, वासना डूबी स्थिल पल में। स्थिल यानी ठहरा हुआ, पल वो क्षण, वो समय। क्या कहते हैं कि वर्तमान समय में जो वासनात्मक भाव हैं वो डूब गए हैं, समाप्त हो गए हैं। जो अंतर्गत क्षण थे वो अब समाप्त हो गए हैं। अब प्रेम के जो क्षण थे वो किस में बदल गए हैं? स्थिरता में बदल गए हैं, यानी अंधकार में बदल गए हैं, स्नेह काजल में। वो स्नेह, वो प्रेम, काजल, काजल यहाँ किसका प्रतीक है? अंधकार का प्रतीक है। वैसे अगर देखा जाए तो रात ढलने के बाद सुबह होती है, एक नया सूर्य प्रकाश फैलाते हुए प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ पर वो प्रेम, वो स्नेह अब किस में बदल गया है? स्नेह काजल में। उस ठहरे हुए पल में, स्थिर पल में, उस क्षण में वो जानता है कि मेरा प्रेम अब अंधकार में परिवर्तित हो रहा है, यानी अब उसकी पत्नी उससे दूर जा रही है। अब वो प्रेम के क्षण, स्नेह अब किस में बदल रहा है? काजल रूपी अंधकार में बदल रहा है। लिए अद्भुत रूप कोमलता, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू। सांध्य तारक सा अतल में। आँख में जिस प्रकार अद्भुत रूप कोमलता, अद्भुत रूप है, कोमलता से परिपूर्ण है, और वो आंसू अब गिरा, जैसे आँख में अटका हुआ आंसू न जाने कब गिर जाए, किस क्षण गिर जाए, उसी प्रकार उसकी पत्नी का जीवन है। न जाने उसके प्राण पखेरु कब निकल जाएं, वो अपनी इस देह का त्याग कब कर दे। उसी प्रकार उसकी आत्मा रूपी जो यहाँ आंसू किसके प्रतीक हैं? पत्नी के प्राण के प्रतीक हैं। और यहाँ पर जो आँख है वो उसकी देह की प्रतीक है, तो उसकी आँख यानी देह में जो अटके हुए उसके प्राण हैं, न जाने वो कब निकल जाए। बिल्कुल वैसे ही सांध्य तारक सा, जैसे संध्या के समय तारक सा, यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। सांध्य, संध्या के समय में तारा अचानक से टूट गिरता है या टूट जाता है, तो क्या होता है? अतल, जिस तल की गहराई का कोई अंदाज़ा ना हो, उन गहराइयों में संध्या का वो तारा समा जाता है। उसी प्रकार उसे इस भाव से वो अवगत है कि उसकी पत्नी के प्राण भी उसी अतल गहराई में चले जाएंगे, जहाँ से फिर वापस कभी उससे मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर जो भाव है वो पीड़ा के भाव हैं, जो भाव हैं वो एक दूसरे से बिछुड़ने के भाव हैं। अपनी प्रेम भावों को वो अभिव्यक्ति देना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि उसका जीवन किससे घिरने वाला है? अंधकार में डूबने वाला है। तो इस प्रकार यहाँ बिंबात्मकता से युक्त इस कविता में अपने भावों की अभिव्यक्ति कवि के द्वारा की गई है, और कवि अपनी पत्नी के वियोग के क्षणों को किस प्रकार अनुभव कर रहे हैं, उन भावों को इस पंक्तियों के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से यहाँ शमशेर बहादुर सिंह जी ने चित्रित किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।